हेलो स्टूडेंट। तो वेलकम है आपका इस लेक्चर में जहां पर हम लोग बात करने का कोशिश करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट के प्रीवियस ईयर। कोशिश करेंगे पिछले 5 साल में जो आईआईटी एडवांस में जो इलेक्ट्रोस्टैट में पूछा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने का कोशिश करेंगे, जहां पे देखेंगे क्वेश्चन किस तरह का पूछा है, आप उसको किस तरह से डील करेंगे और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी लेंगे कि आप इस चैप्टर में आसानी से आईआईटी एडवांस वाले एग्जाम में आप स्कोर कर सकते हैं। तो देखते हैं एक एक करके स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। तो एक ये आईआईटी 2022 उल्टा ही स्टार्ट किए हैं। 2022 आईआईटी एडवांस में ये पूछा हुआ बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखो थोड़ा सा बोल रहा है अ चार्ज क्यू इज सराउंडेड बाई अ क्लोज सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ इन्वर्टेड कोन एंड हेमिस्फीयर। बोल रहा है एक चार्ज क्यू यहां पे दिख रहा है आपको, नीचे एक कोन दिख रहा है, एक सॉलिड हेमिस्फीयर दिख रहा है। और तरह से पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कोनिकल सरफेस कितना होगा। याद करो थोड़ा सा कि एक सॉलिड हेमिस्फीयर के अगर सेंटर पे अगर चार्ज रखें तो ऐसा ऐसा दो क्लोज हेमिस्फीयर रखोगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दो सॉलिड हेमिस्फीयर चार्ज को कंप्लीटली क्लोज कर रहा है, टोटल फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक सॉलिड हेमिस्फीयर से कितना, उसका हाफ। और अगर चार्ज अगर दो सॉलिड हेमिस्फीयर के बजाय अगर एक सॉलिड हेमिस्फीयर एक कोन हो तो कुछ नहीं, जिस तरह से लाइन ऊपर निकल रहा था उसी तरह से लाइन नीचे भी निकलने में जितना लाइन ऊपर वाले सरफेस से पास करेगा उतना ही लाइन नीचे से पास करने में क्लोज है। शेप कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लोज है। जितना लाइन ऊपर उतना लाइन नीचे में। जब आप इस कोन से फ्लक्स का बात करेंगे तो फ्लक्स उतना ही होगा जितना वो सॉलिड हेमिस्फीयर से हो रहा था। इसी में बोल रहा है कि अगर इस वाले फ्लक्स को अगर NQ बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, 6 एप्सिलॉन मतलब 3Q लिख सकते हैं, जिसको बोल रहा है कि NQ बाई 6 एप्सिलॉन नॉट के टर्म में लिखे तो N का वैल्यू कितना होगा, तो आप रिलेट कर सकते हो। ये आईआईटी 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। मतलब अगर सही तरीके से इस चैप्टर में अगर बढ़ो, आईआईटी एडवांस में इलेक्ट्रोस्टैट वाले चैप्टर में कुछ फॉर्मूला बेसिस पे होता है, अथवा सा सोचना होता है, रिलेट करना होता है, आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। एक और ये 2022 एडवांस का ही क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा बोल रहा है कि इनर रीजन ए रिप्रेजेंट अ स्फीयर। एक यहां पे एक सॉलिड स्फीयर, इनर रेडियस आर ए आउटर रेडियस आर बी, इस तरह से बोल रहा है, जिसमें कि इनर रेडियस जहां पे था अंदर वाले का सरफेस चार्ज डेंसिटी के इंटू आर है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी बाहर वाले स्फीयर का 2k बाई आर। अंदर वाले सेल का या सॉलिड स्फीयर का चार्ज डेंसिटी कुछ और दिख रहा है और इस बाहर वाले सॉलिड स्फीयर का चार्ज डेंसिटी कुछ और दिख रहा है। अब कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एवरीवेयर आउटसाइड बी के बाहर, मतलब इधर कहीं किसी पॉइंट पे, उस बी से बाहर मतलब सबसे बाहर पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आउटसाइड बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, टोटल चार्ज अलग अलग कंडीशन में। मिला जुला के अगर सारा ऑप्शन अगर गौर से अगर देखो तो सारे में बाहर वाला ही बात पूछ रहा है। तो पढ़े होगे कि बाहर वाले पॉइंट के लिए चाहे हॉलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, चार्ज डेंसिटी चाहे कांस्टेंट हो चाहे रेडियल में वेरिएबल हो, बाहर वाले पॉइंट के लिए ये सारा एक पॉइंटर की तरह से सेंटर पे बिहेव करेगा। बस अगर चार्ज निकाल लें टोटल तो बाहर वाले पे पॉइंट पे फील्ड निकालना हो, पोटेंशियल निकालना हो, चार्ज निकालना हो, सब कुछ आसानी से रिलेट कर सकते हैं। मतलब मिला जुला के अगर इस क्वेश्चन में अगर बात करो तो आप बोल सकते हो कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे दिया है, हाँ बस अंतर यह है कि अंदर में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कुछ और है, अब बाहर वाले सॉलिड स्फीयर में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कुछ और है। अगर टोटल इस सॉलिड स्फीयर के अंदर अगर चार्ज निकाल लें तो बाहर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल फील्ड जो निकालना है आसानी से निकाल सकते हो। अंदर में K इंटू आर, अंदर का रेडियस 1 दिया है,
अब बाहर का सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 2k/r और बाहर का रेडियस अलग अलग कंडीशन में अलग अलग दिए, तो हमको उसके हिसाब से रिलेट करना पड़ेगा। अगर हर जगह चार्ज अगर सेम होता तो सिंपली क्यू बराबर रो इंटू वी कर लेते, लेकिन हर जगह चार्ज डेंसिटी अलग अलग होने के कारण इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। गौर यह है कि अंदर वाले में कुछ और चार्ज डेंसिटी, बाहर वाले में कुछ और, तो इस इंटीग्रेशन को हमको दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। अंदर का जो चार्ज डेंसिटी था वो k इंटू आर, बाहर का जो चार्ज डेंसिटी था 2k/r। जहां से अगर रिलेट करें थोड़ा सा, तो अंदर का चार्ज डेंसिटी k इंटू आर था, और अंदर में एक छोटा सा एलिमेंट स्फेरिकल रीजन में लो तो 4πr² dr। अंदर का रेडियस 0 से कहां तक, तो 1 तक दिया था। बाहर वाले का चार्ज रिलेट करो तो बाहर वाले का जो चार्ज डेंसिटी था, आप देख सकते हो बाहर वाले का चार्ज डेंसिटी 2k/r, रेडियस अलग अलग कंडीशन में है, तो इसको हम लोग जनरल टर्म में बात करेंगे, एट एनी आरबी वाला रेडियस के टर्म में बात करेंगे। बाकी हम लोग रिलेट करने की कोशिश करें। बाहर वाला अगर बात करोगे तो r = 1 से स्टार्ट हो रहा है और अलग अलग कंडीशन में रेडियस आउटर का अलग अलग दिया है, तो एट एनी आरबी वाला पोजीशन ले रहे हैं, उसका चार्ज डेंसिटी 2k/r आने में छोटे से एरिया से 4πr² dr। इसको इंटीग्रेट करेंगे टोटल चार्ज अंदर दे देगा। अलग अलग कंडीशन में आप रिलेट कर सकते हो, जिसमें अगर थोड़ा सा रिलेट करो तो इसका इंटीग्रेशन में आ जाएगा 4πk बाहर, आर क्यू का इंटीग्रेशन, आर का पावर 4/4, सिर्फ अपर लिमिट पे आएगा, लोअर लिमिट 0 था। r² इंटू आर क्यू का इंटीग्रेशन, दैट इज आर का पावर 4, लिमिट बैठाओगे खाली अपर लिमिट पे, दैट इज 1/4, 1/4 में 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो बच रहा है आप देख सकते हो पाई इंटू के। ये अंदर का चार्ज हुआ। अगर बाहर का अगर बात करो तो बाहर वाले में 4πk2 बाहर आ जाएगा, अब बच जाएगा r²/r, दैट इज आर का इंटीग्रेशन। आर का इंटीग्रेशन कितना, r²/2, r²/2 में 2 कैंसिल आउट, जो बचेगा 4πk, r² में लिमिट बैठाओगे rb² -1। जितना अलग अलग रेडियस आउटर का चूज करोगे उतना चार्ज अंदर में अलग अलग आपका आएगा। मतलब रिलेट कर सकते हो कि जितना अलग अलग रेडियस होगा अंदर का चार्ज अलग अलग है। बस अंदर का चार्ज अगर टोटल अगर पता चल जाए तो बाहर में पोटेंशियल, बाहर में फील्ड कितना होगा आप आसानी से निकाल सकते हो। तो देखते हैं थोड़ा सा एक एक करके कंडीशन चेक करते हैं। जहां पे पहले कंडीशन में बोल रहे हैं कि आरबी बराबर √3/2, पहले वाले ऑप्शन में बोल रहा है आरबी बराबर √3/2, √3/2। अब पूछ रहे इलेक्ट्रिक फील्ड, बस चार्ज पता हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कितना होगा आप निकाल सकते हो। आरबी बराबर √3 में अगर टोटल चार्ज अगर निकाले तो पाई के प्लस √3/2 का होल स्क्वायर मतलब 3/2, 3/2 - 1 दैट इज 1/2, 1/2 हटाओगे तो आ जाएगा 2 पाई के, 2 से 2 हटाओगे तो मतलब अंदर का टोटल चार्ज 3 पाई के में अगर चार्ज पता है तो बाहर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, बाहर वाले पॉइंट पे फील्ड कितना होगा। जिसमें याद कर थोड़ा सा दिख रहा था कि बाहर वाले पॉइंट पे फील्ड 0 होगा क्या, तो बाहर वाले पॉइंट पे फील्ड 0 तब होता है जब नेट चार्ज अंदर 0 होता है। मतलब आप बोल सकते हो कि अंदर चार्ज 0 नहीं है, मतलब आउटसाइड वाले पॉइंट पे फील्ड 0 नहीं होगा, मतलब पहला वाला आंसर विच इनकरेक्ट। एक करके ये मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन था, एक करके सारा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। दूसरे केस में बोल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जस्ट आउटसाइड, कब, जब आरबी बराबर 3/2। दूसरे वाले ऑप्शन में अगर बात करो तो आरवी = 3/2 जब रिलेट करोगे तो जो टोटल चार्ज इनसाइड आएगा, क्योंकि अगर चार्ज अंदर का पता है तो बाहर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, फील्ड कितना होगा, आसानी से रिलेट कर सकते। प्लस अगर दूसरे कंडीशन में अगर रेडियस 3/2 का बात करें, स्क्वायर करोगे तो 9/4, 9/4 - 1 दैट इज 5/4, 4 कैंसिल आउट होने के बाद ये 5 बचेगा। ओवरऑल
चार्ज आपका निकल गया 6 पाई के। दूसरे वाले ऑप्शन में बोल रहा था कि अगर रेडियस इतना है तो तेरे से पूछा जा रहा था कि जस्ट आउटसाइड पोटेंशियल कितना होगा। जस्ट आउट मतलब सरफेस पे सोच सकते हो। अगर जस्ट आउटसाइड अगर सरफेस पे अगर सोचा जाए तो पोटेंशियल कितना होगा। जस्ट आउटसाइड मतलब सरफेस पे पोटेंशियल। सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है के क्यू एप्सिलॉन नॉट के टर्म में अगर लिख हो गया तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू उस आउटर रेडियस जहां तक बात करना चाह रहा है। टोटल चार्ज निकाल चुके हैं 6 पाई के। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आरबी रेडियस का वैल्यू कितना, तो जहां पे सरफेस में निकालने की बात करें 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट होने के बाद 2 बचेगा, ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई बचेगा के बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आंसर मिलाने का बात करो तो दूसरे वाले पॉइंट पे बोल रहा है कि के बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब पहला वाला गलत था, दूसरा वाला सही है, पोटेंशियल जस्ट आउटसाइड द सरफेस। उसी तरह से एक करके सारा निकाल सकते हो। बोल रहा आरबी बराबर 2 के वैल्यू, टोटल चार्ज इतना। उसी तरह से जो ऑप्शन एक करके अगर चेक करने का बात बोला जाए, एक करके सारा रेडियस सिर्फ बैठा देना। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड। चलो एक और ऑप्शन चेक करते हैं, आप इसको भी चेक कर सकते हो। चलो एक और बात करते हैं, इस बार पोटेंशियल फील्ड का बात करते हैं। रेडियस अगर तीसरे कंडीशन में बात करें, तीसरे नहीं चौथे वाले कंडीशन, तीसरा वाला आप चेक कर सकते हो। तीसरे वाले कंडीशन में जो रेडियस दिया था 5/2, तीसरे वाले कंडीशन में रेडियस दिया था 5/2, टोटल चार्ज कितना था पाई के, अब प्लस 5/2 बैठाओगे तो स्क्वायर करोगे तो 25/4, 25/4 -1 करोगे 21/4, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 21 पाई के आ जाएगा 22 पाई के। बोल रहा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड मतलब सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करोगे तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस स्क्वायर। Q निकाल चुके हैं 22 पाई के डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आरबी रेडियस का स्क्वायर, दैट इज 25/4। 4 कैंसिल आउट, पाई वाला फैक्टर कैंसिल आउट, जो बच रहा है 22 के डिवाइड बाई विच इज 25 एप्सिलॉन। तो जिस कंडीशन में चेक करना हो, क्वेश्चन आसान था, बस आप आंसर मैच नहीं कर रहा है मतलब आंसर ये वाला होगा। उसी तरह से आप इसको चेक कर सकते हो, सिंपल खाली चार्ज निकालना। तो आप देख सकते हो मतलब थोड़ा भी अगर चार्ज निकालने आता है, बेसिक बात अगर पता हो, ये जस्ट आउटसाइड ये एक पॉइंटर की तरह से बिहेव करेगा। फील्ड पोटेंशियल फॉर्मूला जनरली मालूम होता है, तो बस आपको रिलेट करना है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें, तो ये भी आईटी 2022 का एडवांस का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं क्या बोल रहा है। सर्कुलर डिस्क रेडियस कुछ दिया है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज प्लेस इन XY प्लेन, सेंटर एट द ऑरिजिन। XY प्लेन में एक सर्कुलर डिस्क सेंटर ऑरिजिन पे रखा हुआ उस तरह से। पोटेंशियल अलोंग जेड एक्सिस, याद करो पढ़े होगे कि किसी सर्कुलर डिस्क के एक्सिस में पोटेंशियल का फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस डिस्टेंस स्क्वायर माइनस जेड। हम लोग पढ़ते हैं, रिलेट करते हैं, याद नहीं कभी कभी रहता है। दे दिया है एग्जाम में क्वेश्चन कि डिस्क के एक्सिस में पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है। जनरली फॉर्मूला इस चैप्टर में अगर याद है तो आप आसानी से रिलेट कर सकते हो। डेरिवेशन पता होना चाहिए, लेकिन अगर फॉर्मूला भी याद है थोड़ा सा यूज करने आना चाहिए, निकाल सकते हो। यहां तो फॉर्मूला दे दिया है। बोल रहा है अ पार्टिकल ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस इनिशियली एट रेस्ट ऑन जेड एक्सिस एंड एडिशनल टू कूलम्स फोर्स, एक वर्टिकल में -c के वाला फोर्स लग रहा है। बोल रहा है एक सर्कुलर डिस्क जिसको अगर इसी को XY प्लेन में अगर मान ले तो ये वाला जेड एक्सिस आपका होगा, एक्स और वाई ऐसा दिखाना पड़ेगा। XY प्लेन में एक्सिस जेड एक्सिस के अलोंग बोल रहा एक्सिस पे एक चार्ज प्लेस इनिशियल एट रेस्ट ऑन जेड एक्सिस, कितना डिस्टेंस पे, तो जेड इज इक्वल टू जेड नॉट डिस्टेंस पे। जैसे डिस्क के फील्ड में छोड़ोगे, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
Q इंटू ई लग रहा होगा, और साथ में एक वर्टिकल फोर्स माइनस सी के, माइनस के मतलब डायरेक्शन, एक एक्सटर्नल फोर्स, एक एक्स्ट्रा फोर्स सी लग रहा है इस पार्टिकल। मतलब मिला जुला के बोल सकते हो कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्ज डिस्क के कारण लग रहा है उस चार्ज के ऊपर, एक एक्स्ट्रा फोर्स सी कांस्टेंट, डायरेक्शन नेगेटिव। ये तो फोर्स लग रहा है, दिया है, अब कुछ पूछ रहा है, कुछ बोल रहा है। देखो तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहां पे शायद क्यू बाई सिग्मा था, बोल रहा है अलग अलग कंडीशन में पूछ रहा है कि पार्टिकल ऑरिजिन पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, इससे रिलेटेड कैलकुलेशन। अगर कुछ याद करो तो पढ़े होगे कि कोई पार्टिकल कहां तक मोशन करेगा, मोशन होगा या नहीं होगा, किस तरीके का मोशन होगा, या कहां तक मोशन होगा, ऑरिजिन को क्रॉस करेगा कि नहीं क्रॉस करेगा, या वेलोसिटी से रिलेट कर सकते। किसी भी पार्टिकल का मोशन वेलोसिटी रिलेट करता है। चार्ज को अगर छोड़ रहे हैं, ऑरिजिन को क्रॉस करेगा कि नहीं क्रॉस करेगा, वेलोसिटी अगर रिलेट कर लो तो निकाल सकते हैं, या काइनेटिक एनर्जी रिलेट कर लो। छोड़ने के बाद अगर पार्टिकल का ऑरिजिन तक पहुंचने से पहले अगर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, मतलब उसके आगे नहीं जाएगा, हो सकता है वापस लौटे। अगर पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी अगर ऑरिजिन के बाद 0 हो रहा है, इसका मतलब ये सेंटर को क्रॉस करके जरूरत पड़ने पर दूसरे साइड जा सकता है, क्योंकि जैसे ही उधर जाएगा तो डिस्क इसको रिपेल करके उस साइड पहुंचा देगा। मतलब सिंपली सेंटर पे पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, आप वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कर सकते हो कि अगर ऑरिजिन के पहुंचने से पहले अगर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, या ऐसा बोल सकते हो कि ऑरिजिन पे पहुंचने के बाद अगर कुछ काइनेटिक एनर्जी बच रहा है, मतलब वो दूसरे साइड चले जाए। अगर ऑरिजिन तक पहुंचने के बाद अगर काइनेटिक एनर्जी अगर नहीं है, मतलब निगेटिव में है, तो वहां तक पहुंचेगा नहीं, उससे पहले ही वो वापस आ जाए। अब उसी से रिलेटेड सारा ऑप्शन है कि पार्टिकल ऑरिजिन किस कंडीशन में पहुंचेगा। अलग अलग कंडीशन में तेरे को चेक करना है, कुछ नहीं, वेलोसिटी रिलेट कर लो, वेलोसिटी रिलेट कर लो, काइनेटिक एनर्जी रिलेट कर लो, आप निकाल सकते हो। और काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल सकते हो, तो सबसे आसान तरीका होता है एनर्जी कंजर्वेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फोर्स है, ये एक कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स कंजर्वेटिव होता है, एनर्जी कंजर्वेशन क्या, एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, सीधा वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो। चलो थोड़ा वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेट करते हैं। बोल रहा था चार्ज को डिस्क के एक्सिस से छोड़ रहा है, सेंटर पे क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा, काइनेटिक एनर्जी रिलेट करना है। फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम आप लिख सकते हो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। जिसमें बोला था कि इनिशियली पार्टिकल को रेस्ट से छोड़ रहे हैं, फाइनली सेंटर तक पहुंचने के बाद है, जिसमें इनिशियल अगर 0 बैठा दें तो के फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल में एक होगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स, छोड़ने के बाद इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, एक वर्क डन बाय दैट एक्सटर्नल, जो एक्स्ट्रा में फोर्स लग रहा है। यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लग रहा था, आ कांस्टेंट फोर्स नीचे लग रहा था, सी वाला। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आसानी से निकाल सकते हो, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, एक जगह से दूसरी जगह ना। डिक्रीज मतलब इनिशियल ज्यादा होगा, माइनस फाइनल। इनिशियल मतलब जहां से छोड़ रहा, फाइनल मतलब सेंटर पे। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स में ये कांस्टेंट फोर्स है, वर्क डन निकालना आसान है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कांस्टेंट फोर्स। अगर थोड़ा सा रिलेट करो तो V इनिशियल, डिस्क के एक्सिस पे अगर पोटेंशियल पता हो तो चार्ज का एनर्जी निकाल सकते हो। पोटेंशियल दे दिया था, पोटेंशियल कितना दिया था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट R स्क्वायर प्लस जितने डिस्टेंस पे छोड़ रहे थे, तो इनिशियल डिस्टेंस दिया हुआ था, थोड़ा देर पहले क्वेश्चन में बात कर रहे थे, जेड नॉट डिस्टेंस, R स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर माइनस जेड नॉट, क्यू इनिशियल, ये इनिशियल एनर्जी है। फाइनल तो क्यू इंटू फाइनल पोटेंशियल, मतलब सेंटर पे फाइनल पहुंचने का बात किया, फाइनल सेंटर पे पहुंचने का बात किया है। फाइनल सेंटर पे अगर पोटेंशियल का बात करें तो आप देख सकते हो कि जे डिस्टेंस का वैल्यू 0 करोगे तो आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। फोर्स एक्सटर्नल वाला कांस्टेंट है और पार्टिकल को इतना डिस्टेंस पहुंचने का बात है, सी इंटू जेड नॉट।
उतना डिस्टेंस, कांस्टेंट फोर्स में वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का बात। हां, थोड़ा सा कुछ दिया था कि जरूरत पड़ने पे इस बीटा को 2c एप्सिलॉन नॉट बाई एक रिलेशन में सब कुछ सोचा जा रहा है, तो c को अगर जरूरत पड़ने पे हटा के लिख सकते हो, c इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू बीटा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू सिग्मा बी बीटा। c का वैल्यू था क्यू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, c का वैल्यू था क्यू एप्सिलॉन नॉट बीटा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू सिग्मा बीटा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड, जरूरत पड़ने पे यूज कर सकते हो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन आप लिख चुके हो, अलग अलग कंडीशन में ऑप्शन दिया हुआ है, एक करके आपको चेक करना है कि किस कंडीशन में पार्टिकल काइनेटिक ऑरिजिन पर पहुंचेगा। सारे ऑप्शन में देख लो कि अगर ऑरिजिन तक पहुंचने के बाद अगर उसका काइनेटिक एनर्जी अगर पॉजिटिव है, मतलब वहां तक पहुंच सकता है। ऑरिजिन तक पहुंचने के बाद अगर उसका काइनेटिक एनर्जी अगर नेगेटिव है, मतलब ऑरिजिन से पहले ही उसका 0 हो चुका होगा, उससे आगे जाएगा ही नहीं, फिर वापस आ जाएगा। अलग अलग कंडीशन में चेक करना है। जहां पे पहले कंडीशन में बोल रहा है कि बीटा इज इक्वल टू 1/4 और जेड नॉट बराबर 25/7 रिलेट कर सकते इस तरह से। पहले वाले कंडीशन में बोल रहा था कि बीटा बराबर 1/4 और जेड नॉट बराबर 25/7 इंटू आर नॉट। तो एक अगर के जिस कंडीशन में बोला है 25/7 इंटू आर, एक करके जिस कंडीशन में बोल रहा है निकाल सकते हो इस कंडीशन में व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर गौर से देखो तो क्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सब में दिख रहा है, और जेड नॉट को अगर आर, ये आर था, जेड नॉट को अगर आर के टर्म में लिखेंगे तो यहां भी आर आएगा, यहां भी आर आएगा। सबसे अगर आर कॉमन निकाल लो तो यहां पे जो बचेगा, आर कॉमन निकालोगे तो 1 और जेड नॉट स्क्वायर मतलब डिस्टेंस आ जाएगा 25 का स्क्वायर दैट इज 625 और डिवाइड बाय 49 माइनस जेड नॉट दैट इज 25/7 आर, आर तो कॉमन निकाल चुका। क्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर ये कॉमन निकाल चुके थे, यहां पे माइनस में क्यू सिग्मा, अब बीटा के जगह पे अगर 1/4 और जेड के जगह पे अगर 25/7 अगर डालो तो बढ़ा थोड़ा सा, क्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तो बाहर निकला था, बीटा के जगह पे जब 1/4 आएगा तो वो 1/4 बचेगा, 1/4 बचेगा। और क्या बचेगा, जेड के जगह पे डालोगे तो 25/7, मतलब यहां पे आ जाएगा 25 7 4 28। एक करके जितने भी ऑप्शन में दिख रहा है सबको चेक करना है, बस फाइनल ये चेक करना है कि एनर्जी पॉजिटिव है कि नहीं है। जरूरत पड़े तो इतना सारे को कैलकुलेट कर सकते हो, उतना सोचने के बजाय अगर गौर से देखो तो ये वाला फैक्टर तो कॉमन था विच इज 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो बच रहा है अगर सारे में अगर एलसीएम ले लें तो ध्यान दो थोड़ा सा, इसको अगर सोल्व करोगे तो 625 प्लस 49 674 आएगा। 674 में अप्रोक्सीमेटली इसको 26 ले सकते हो स्क्वायर कर ऊपर करने के बाद, ऊपर 26 और नीचे अगर बात करोगे तो 7 है। एलसीएम लोगे तो 28 आएगा। एलसीएम 28 आने में रूट क्या हटा रहे थे, 7 आ रहा था, मतलब ये लगभग 104 के आसपास आएगा। एलसीएम 28 आने में यहां पे अगर बात करोगे तो -100 आ रहा है, यहां पे अगर बात करोगे तो -28 आ रहा है, और 28 ही था मतलब +25। अगर गौर से देखो तो यहां पे -3 आ रहा है, यहां पे +4 आ रहा है, हल्का सा कम भी आएगा, लेकिन ये 4 है और ये 3 है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। मतलब बोल सकते हो कि ये जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है वो पॉजिटिव दिख रहा है, बस इतना है, पॉजिटिव कि नेगेटिव इतना नहीं पूछा, बस पूछ रहा है कि ऑरिजिन तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आने का मतलब आप ये बोल सकते हो कि पार्टिकल वहां तक पहुंच रहा है, वहां तक पहुंचने का मतलब वो उसको क्रॉस करेगा, ऑरिजिन को क्रॉस करके दूसरे साइड जाएगा, और एक बार अगर ऑरिजिन को क्रॉस करके अगर सर्कुलर डिस्क अगर पार चला गया तो वापस आने के बजाय पार्टिकल दूसरे साइड चला जाएगा। तो अगर गौर से अगर पहला वाला ऑप्शन अगर पूछो तो बोल सकते हो कि इस कंडीशन में दिया कि पार्टिकल रीचेस द ऑरिजिन, तो बोलेगा पार्टिकल सही है, ऑरिजिन तक पहुंचेगा।
चलो सारा ऑप्शन तो चेक करना पॉसिबल नहीं है, चलो एक और ऑप्शन चेक करते हैं। पार्टिकल रिटर्न बैक कब होगा? तो अगर किसी तरह से अगर पार्टिकल के अगर ये प्रूफ कर दें कि ऑरिजिन तक पहुंचने के बाद काइनेटिक एनर्जी अगर नेगेटिव है, इसका मतलब कि पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी पहले ही 0 हुआ है और आगे जाने के बजाय वो वापस आएगा। दूसरे कंडीशन में, तीसरा वाला, दूसरा उसी तरह से आप चेक कर सकते हो। तीसरे कंडीशन में अगर बात करें तो एक कंडीशन दिया है कि बीटा बराबर 1/4, ये r/√3। दूसरे वाले कंडीशन में बोल रहा है कि बीटा बराबर 1/4 और जेड बराबर जो डिस्टेंस था r/√3। बस फाइनल ये चेक करना है कि व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक अगर निकालोगे तो ये वाला फैक्टर तो वही रहेगा, बस अलग अलग जगह पे वैल्यू रखना है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में जो यहां पे बच रहा था r² कॉमन निकलने में z² मतलब r तो बाहर निकल गया था, 1/√3 का होल स्क्वायर, 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर मतलब 1/3, मतलब यह आ जाएगा 2/√3। जेड का वैल्यू बैठा ना आपको, यहां पे 2/√3, जेड का वैल्यू r/√3 बैठाओगे तो यह आ जाएगा -1/√3, r कॉमन निकल गया था। यहां पे ये -1 था, कितना था, सब कॉमन निकल चुका था। लास्ट वाला फैक्टर में बीटा था, बीटा जो आ रहा था 1/4 और क्या था, जेड के जगह पे जब r√3 डालोगे तो ये 4√3 आएगा। बस इतना चेक करना है कि फाइनल का एनर्जी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वहीं से आप रिलेट कर सकते हो कि ऑरिजिन तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। अगर सारे में अगर एलसीएम लो, ये तो फैक्टर वही रहेगा, एलसीएम लो 4√3 में, यहां पे 4√3 में ये आ जाएगा 8, यहां पे अगर रिलेट करोगे तो 4√3 में -4 ये आ जाएगा, 4√3 अगर एलसीएम लोगे तो -4√3, यहां पे +1। आप चेक करके देख सकते हो कि ये ओवरऑल आप दिख रहा होगा कि नेगेटिव दिखेगा, -4 है, -4√3 है, जो 8 और 9 से ज्यादा आएगा, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव। फाइनल काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव का मतलब कि ऑरिजिन से पहले ही, ऑरिजिन के पहुंचने से पहले ही पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगा, 0 हो जाएगा। पार्टिकल उससे आगे जाने के बजाय पार्टिकल रिटर्न करेगा, वही तो ऑप्शन था आपके पास। बोल रहे इस कंडीशन में पार्टिकल रिटर्न बैक टू, जहां से छोड़ रहे हैं तो आगे जाने के बजाय पार्टिकल वापस उस पोजीशन पे आने का कोशिश करे। हाँ, एक और कंडीशन में बोल रहा है, तीसरा वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन कि बीटा इज ग्रेटर देन 1, द पार्टिकल ऑलवेज रीचेज द ऑरिजिन। ऑलवेज रीचेज द ऑरिजिन मतलब फिर से वही बात है कि अगर हम ये प्रूफ कर दें कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो आप रिलेट कर सकते हो। मतलब सारा ऑप्शन बिल्कुल सेम तरीके से, आप चाहो तो एक करके सारा ऑप्शन चेक कर सकते हो। उसी तरह सिमिलर वाला डाटा है तो हर क्वेश्चन को आप चेक करके देख सकते हो। दो हम लोग बात की कि कैसे सोचा जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रोस्टैट में ही कैपेसिटर से रिलेटेड आपका है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा है जो आसानी से आप रिलेट कर सकते हैं। बोल रहा है कि अ मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अ स्पेस बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहले वाले कंडीशन में बोल रहा है कि कैपेसिटर के बीच एक पूरा डाइलेक्ट्रिक डाल दे रहा है, ये फिगर, ये वाला कंडीशन। अब दूसरे वाले कंडीशन में बोल रहा है कि द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू बैटरी, नाउ बोथ द प्लेट आर मूव्ड बाय अ डिस्टेंस d/2। दोनों प्लेट को सेपरेशन, दोनों को d/2 से, मतलब टोटल सेपरेशन d हो गया, 2d हो गया। अब उसके बीच वो डाइलेक्ट्रिक है। पूछ रहा है कि अगर ऐसा है तो बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चेंज करेगा, कैपेसिटेंस कितना चेंज करेगा, वोल्टेज कितना करेगा, वर्क डन कितना होगा। तो एक करके सारा रिलेट कर सकता हूं। एक कंडीशन में बोल रहा है कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट के बीच पूरा तरह से डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ था, एक बैटरी से अटैच। पूरी तरह से अगर डाइलेक्ट्रिक है तो कैपेसिटेंस कितना होगा, K∈0A/d। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो जब तक बैटरी से अटैच है जितना उस बैटरी का वोल्टेज होगा हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा। चार्ज कितना होगा, तो Q बराबर CV में जरूरत पड़ने पे चार्ज निकाल सकते हो, बस C इंटू V में K∈0A इंटू V डिवाइड बाई D। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड बात बोल रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक बैटरी से अटैच है पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा, और अगर प्लेट के बीच का सेपरेशन अगर D है
तो चाहे आप चार्ज के टर्म में निकालो चाहे जिसके टर्म में निकालो, अगर बैटरी से अटैच है तो वोल्टेज बी, सेपरेशन डी, इलेक्ट्रिक फील्ड वी बाई डी। वर्क डन भी ऑप्शन में दिख रहा था। वर्क डन आप इस ऐसे वाले प्रोसेस में एनर्जी से आसानी से रिलेट कर सकते हो। एनर्जी कितना? हाफ सीवी स्क्वायर। एनर्जी हाफ सीवी स्क्वायर में सी का वैल्यू पता है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, अब वी स्क्वायर पोटेंशियल डिफरेंस। अगर जरूरत पड़े तो वर्क डन एनर्जी में चेंज करके रिलेट कर सकते। ये पहला कंडीशन में था। इसी में एक और कंडीशन में बोल रहा था कि अगर इस प्लेट का सेपरेशन अगर dy2 दोनों से बढ़ा दें, इसके बीच अगर एक डाइलेक्ट्रिक डालें तो इसका डिस्टेंस डी, इसका डिस्टेंस dy2, इसका डिस्टेंस dy2, और अभी भी वही बैटरी से अटैच है। तो पूछा जा रहा था कैपेसिटेंस, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर करके सारा हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। इसका कैपेसिटेंस कितना होगा दूसरे वाले कंडीशन में तो निकाल सकते हो। अगर कुछ थिकनेस अगर डालते हैं डाइलेक्ट्रिक, तो टोटल सेपरेशन 2d में इतना वाला डाइलेक्ट्रिक डाले तो उतना d माइनस प्लस d बाई के, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाल रहे हो डाइलेक्ट्रिक, यहां से 2d माइनस d मतलब d। अगर कॉमन निकालोगे तो एप्सिलॉन नॉट a बाई डी कॉमन निकल जाएगा, एलसीएम लोगे तो k बाई के प्लस 1। उस डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद सेपरेशन इस तरह से रखने के बाद जो नया वाला कैपेसिटेंस दिख रहा है कुछ इस तरह दिख रहा है, जो कि आप बोल सकते हो कि अगर पहले वाला कैपेसिटेंस इतना था तो नया वाला कैपेसिटेंस कितना? तो सी बाई के प्लस 1, बाकी वाला फैक्टर पुराना वाला फैक्टर। मतलब बोल सकते हो कि पहले अगर कैपेसिटेंस जितना भी था अगर इस तरह से चेंजेस करते हो तो कैपेसिटेंस इतने फैक्टर से चेंज करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस तो जब तक बैटरी से अटैच है, जब तक कैपेसिटर का प्लेट बैटरी से अटैच है वोल्टेज वही रहेगा। चार्ज तो जरूरत पड़ने पे चार्ज निकाल सकते हो, Q बराबर CV में वोल्टेज पता है, कैपेसिटेंस निकाला हुआ था, कैपेसिटेंस कितना था तो अब सीधा सीधा बैठा सकते हो। या अगर पहले वाले के टर्म में अगर बात करें तो C इंटू वी बाई के प्लस 1 पहले वाले के टर्म में। नेट अगर वैल्यू अगर बात करो तो C इंटू वी में आप रिलेट कर सकते हो एप्सिलॉन नॉट ए भी डिवाइड बाई डी इंटू के बाई के प्लस 1, जैसा जरूरत पर निकाल सकते हो। चार्ज मालूम है, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम। हाँ, जो क्वेश्चन ऑप्शन में दिख रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड, एक करके थोड़ा सा ऑप्शन भी चेक करते हैं। थोड़ा सा बोल रहा है अच्छा कैपेसिटेंस तो ये निकल गया, बोल रहा है कैपेसिटेंस डिक्रीज बाई इतना फैक्टर, मतलब ये सही वाला ऑप्शन है। वोल्टेज बिटवीन द कैपेसिटर प्लीज इंक्रीजेज, तो ना भाई जब तक बैटरी से अटैच है, जब तक बैटरी से अटैच है वोल्टेज हमेशा, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। वर्क डन पूछ रहा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन एनर्जी में चेंज करके रिलेट कर लेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा रिलेट करते हैं। बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक रिड्यूसेस बाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हुआ था। इस केस में अगर बात करें तो बीच में एयर है, सॉरी कुछ दूर तक एयर है, कुछ पोर्शन में एयर है, इसमें डाइलेक्ट्रिक है। एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, डाइलेक्ट्रिक में कुछ और होगा। अगर एयर वाले रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें तो पढ़े होगे कि अगर चार्ज अगर पता हो, बैटरी के कारण अगर चार्ज पता हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट के बीच आप Q बाय एप्सिलॉन नॉट करके निकाल सकते हैं। चार्ज कितना पता था तो इस वाले केस में चार्ज हमको पता था, आप चार्ज सीधा सीधा उसके टर्म में बैठा दीजिए, तो ए एप्सिलॉन नॉट वाला फैक्टर कैंसिल आउट होने के बाद जो बचेगा भी के डिवाइड बाय डी इंटू के प्लस 1। एयर वाले रीजन में अगर डाइलेक्ट्रिक वाले रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें, डाइलेक्ट्रिक वाले रीजन में अगर याद कर रहा थोड़ा सा, तो एयर के कंपेयर में के टाइम्स कम होता है। एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, डाइलेक्ट्रिक का पूछ रहा है, के टाइम्स कम होने में आप रिलेट कर सकते हो वी बाई डी इंटू के प्लस 1। जैसे ये वाला पहले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड था, अब पहले वाले के तुलना में जब नया वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बात कर रहे हो तो कितने फैक्टर से चेंज कर रहा है, तो 1 बाई के प्लस 1 टाइम्स चेंज कर रहा है, घट रहा है के प्लस 1 टाइम्स। ऑप्शन क्या था? तो ऑप्शन था इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस बाई फैक्टर ऑफ 2k, तो गलत।
एक लास्ट ऑप्शन बोल रहा है कि वर्क डन इन दिस प्रोसेस डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। बोल रहा है इस प्लेट में कुछ चेंजेस कर रहा, चेंजेस करने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। पूछा जा रहा है वर्क डन इन दिस प्रोसेस, वर्क डन करना पड़ रहा है मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा इन दिस प्रोसेस। बोल रहा है रिलेट करके दिखाओ कि डज नॉट डिपेंड्स, क्लियर किए हुए, डज नॉट डिपेंड। वर्क डन निकाल लो, अपने आप डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, निकल जाएगा। वर्क डन बहुत आसानी से निकाल सकते हो। यहां पे वर्क डन करने का बात है एक्सटर्नल फोर्स, इंक्रीज इन पोटेंशियल, इंक्रीज इन पोटेंशियल मतलब फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल जी कितना, तो सबसे आसान तरीके से हाफ सी इंटू वी स्क्वायर। वोल्टेज तो वही है, कैपेसिटेंस निकाल चुके हो कि इस वाले प्रोसेस में जो कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के बाई के प्लस 1, ये कैपेसिटेंस हाफ सी वी स्क्वायर। इनिशियल एनर्जी कितना, तो इनिशियल एनर्जी लिखा हुआ था हम लोग हाफ के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी स्क्वायर, जिसमें कुछ कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है। हाफ एप्सिलॉन नॉट ए के सब कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, हाफ के एप्सिलॉन नॉट डी इंटू वी स्क्वायर, इतना कॉमन निकल रहा है। बच क्या रहा है, यहां पे बच रहा है 1 बाई के प्लस 1, यहां पे बच रहा है 1 बाई के प्लस 1, यहां पे -1। इसमें अगर एलसीएम लोगे, इसमें अगर एलसीएम लोगे तो 1 माइनस के प्लस 1 रिलेट कर सकते हो, जिसमें आपको दिख रहा है कि ये इंडिपेंडेंट के का नहीं होगा, के पे डिपेंड करेगा, के वाला फैक्टर बच जाएगा। आप अरेंज करके देख सकते हो। तो ये वाला पूछ रहा था ऑप्शन में कि जो वर्क डन है डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डाइलेक्ट्रिक, तो दिख रहा है कि आप घटा के देखोगे उसमें के वाला फैक्टर आएगा, उतना निकालने का जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा रिलेट करके बता सकते हो। डज नॉट डिपेंड मतलब आंसर ये भी गलत है, सिंगल ऑप्शन विच बी वाला आपका। तो आप अगर गौर से देखोगे तो पेपर में आप थोड़ा भी अगर सही से अगर करोगे तो आसानी से रिलेट कर सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। बोल रहा है 6 चार्जेज आर प्लेस्ड अराउंड अ रेगुलर हेक्सागन, कहीं पर रेगुलर हेक्सागन है उसके चारों तरफ चार्ज रखा हुआ है। 6 चार्जेज आर प्लेस्ड अराउंड रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड लेंथ ए, इस रेगुलर हेक्सागन का साइड लेंथ दिया हुआ है। अब 5 ऑफ देम हैव चार्ज क्यू एंड रिमेनिंग, इसमें से 5 वाला चार्ज का वैल्यू सेम है और एक 6 वाला चार्ज थोड़ा सा अलग बोल रहा है। परपेंडिकुलर फ्रॉम ईच चार्ज नियरेस्ट टू हेक्सागन पासेस थ्रू सेंटर, बोल रहा है हर एक चार्ज से नियरेस्ट वाले साइड से डालोगे तो ये इस तरह से परपेंडिकुलर दिख रहा है, इस तरह से परपेंडिकुलर दिख रहा है। मतलब अगर रिलेट करोगे तो ये 6 जो चार्ज अलग से डाला हुआ है वो भी एक तरह का हेक्सागन के ऊपर, जिसमें अगर ईच साइड अगर ए है तो इतना वाला डिस्टेंस a/2 होगा। जितना रेगुलर हेक्सागन में ईच साइड होता है उतना ही डिस्टेंस ये भी होता है। एंगल 30 होने में आप चाहो तो निकाल सकते हो, ये डिस्टेंस √3 a/2 राइट एंगल ट्रायंगल्स। और यहां पे दिख रहा है कि ये वाला डिस्टेंस बराबर है, मतलब ये डिस्टेंस √3 a/2, ये वाला भी डिस्टेंस √3 a/2, ये वाला भी डिस्टेंस √3 a/2। तो जैसे जरूरत पड़ी यूज कर सकते हैं। ये तो क्वेश्चन दिया था, अब कुछ ऑप्शन का बात। कंडीशनल बोल रहा है पहला ऑप्शन कि व्हेन x बराबर q, सब जगह q 4 था, अगर x बराबर q पूछ रहा है, अगर 6 चार्ज 6 वो अगर सेम चार्ज हो, पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट O दैट इज सेंटर पे 0 होगा। कहां भाई 6 सिमेट्रिकल चार्ज बराबर डिस्टेंस पे बराबर एंगल पे जब फील्ड क्रिएट करेगा तो नेट फील्ड 0 होगा, मतलब पहला वाला सीधा आप सोच सकते हो। दूसरे वाले ऑप्शन में बोल रहा है x = -q, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, बोल रहा है कि x = अगर -q है, मतलब x जो छठे कॉर्नर पे चार्ज है q था तो नेट फील्ड 0 था, छठे वाले कॉर्नर पे 6 कॉर्नर पे अगर एक नेगेटिव चार्ज हो तो क्वेश्चन था इस तरह से मिला जुला के था कि 6 कॉर्नर पे अगर एक नेगेटिव चार्ज हो, बाकी वाला पे एक पॉजिटिव चार्ज, अगर यहां भी पॉजिटिव होता तो नीचे 0 होता है। तो ऐसा कर सकते हो, इस -q को -2q + q लिख सकते हो,
यहां पे उतना ही, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सोच लो। अगर ऐसा करोगे तो ये 6 मिलके नेट फुल यहां पे 0 क्रिएट कर ले, मतलब जो 6 मिलके 0 हुआ तो बचा कितने का, तो -2 का। -2q का फील्ड कितना, पॉइंटर है फील्ड। अगर सेंटर पे बात करोगे बी वाले ऑप्शन में फील्ड कितना होता है, q/4πε0r² में। छठे वाले पे चार्ज 2q था, प्लस माइनस तो फील्ड का डायरेक्शन, अगर जरूरत पड़ेगा तो सोचेंगे कि चार्ज अगर -2q सोचोगे तो फील्ड अट्रैक्टिव इधर की ओर आएगा। चार्ज 4πε0r मतलब डिस्टेंस, ये इधर डिस्टेंस √3a/2 आ रहा था, इधर वाला भी डिस्टेंस √3a/2 आ रहा था। टोटल डिस्टेंस का बात करोगे तो √3a, √3a का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर में 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, जो बचेगा q/3 और 2 6πε0a²। ऑप्शन चेक करो थोड़ा सा, q/6πε0a² मतलब ये वाला भी सही ऑप्शन है। तो एक करके जिसके हिसाब से बोला जाए सोच सकते हो। जैसे एक और ऑप्शन इसमें सारा, इसमें भी मल्टीपल ही ऑप्शन है। बोल रहा है व्हेन x = 2q, अगर +2q अगर रहे तो फिर उसी तरह से +2q में अगर बात करोगे तो 6q वाला का फील्ड 0 हो जाएगा, 1q का फील्ड निकाल सकते हो, लेकिन फील्ड नहीं। इस समय बोल रहा है पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल स्केलर होता है, और हर चार्ज सिमेट्रिकली बराबर डिस्टेंस पे होने के कारण जितना इस चार्ज के कारण पोटेंशियल होगा, हर एक के कारण उतना ही होगा। x = 2q में टोटल मतलब बोल सकते हो कि 6 नहीं 7q के कारण पोटेंशियल होगा, क्योंकि हर चार्ज बराबर डिस्टेंस पे। तो 7q के कारण सेंटर पे कितना पोटेंशियल, तो पोटेंशियल होता है q मतलब 7q डिवाइड बाय 4πε0 r मतलब डिस्टेंस। ईच चार्ज से डिस्टेंस कितना आ रहा था, √3a/2, √3। तो अगर ऑप्शन अगर रिलेट करो तो देख सकते हो कि सही ऑप्शन दिख रहा है, ये भी सही है। बोल रहा है x = जब -3 अगर बात करेगा पोटेंशियल ऑफ ऑरिजिन, इस बार यहां पे +2q बोला था, -3q तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे 5q है, और यहां पे जब -2q रखोगे तो नेट चार्ज जो बचेगा वो 3q बचेगा। 5q में यहां पे -2q का पोटेंशियल कैंसिल आउट, अब +3q का बचेगा कितना, तो 4πε0 इंटू डिस्टेंस पोटेंशियल में, जो कि सही दिख रहा है। अच्छा -3q था, हाँ ठीक है, नहीं -3q था, ध्यान दो थोड़ा सा। -3q मतलब यहां पे 5q था, यहां -3q मतलब नेट 2q बचेगा, 2q बचेगा तो ये वाला, मतलब ये वाला फिर गलत हो जाएगा। ऑप्शन में उस तरह से एक करके आपको सही से ऑप्शन देना पड़ेगा। हवड़ी में आप गड़बड़ी मत नहीं कर सकते हो। बस चार थोड़ा सा ध्यान में रखना, पोटेंशियल स्केलर था, सिंपली जुटेगा, फील्ड में थोड़ा डायरेक्शन का भी झंझट है। मतलब आंसर एबीसी आपका होगा, आंसर एबीसी आपका देख सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन, ये भी आपका आईआईटी एडवांस का ही पूछा हुआ, हाल ही फिलहाल 2021 या 20 का होगा। देखो तो ऐसा बोल रहा है 2 चार्ज, एक -q और एक q/√3 आर प्लेस्ड इन xy प्लेन एट ऑरिजिन एंड पॉइंट। एक चार्ज ऑरिजिन पर रखा है, एक चार्ज एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,0, और बोल रहा है कि दिस रिजल्ट इन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ रेडियस आर पोटेंशियल 0 इन xy प्लेन विथ सेंटर b,0। बोल रहा है कि इस तरह से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस 0 पोटेंशियल का बन रहा है, जिसका कुछ रेडियस होगा और कहीं पे सेंटर होगा। वही ऑप्शन आपसे है कि रेडियस कितना होगा। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड था, रेडियस कितना होगा, तो आंसर दिख रहा है रेडियस कितना होगा, सेंटर जिसका कोऑर्डिनेट b,0 का बात बोल रहा था, रेडियस और सेंटर निकालना। मतलब मिलाजुला कि यह है कि आपको ऐसा इक्वेशन लिखना है कि दोनों चार्ज के कारण जो नेट पोटेंशियल होगा 0 होगा, और वो एक सर्किल प्रूफ करना है, उसका सेंटर निकालना है, रेडियस निकालना है। तो पोटेंशियल अब चाहो तो निकाल सकते हो कि पोटेंशियल 0 कहां पे, तो जितना इस पॉजिटिव नेगेटिव के कारण कितना पोटेंशियल है, तो KQ बाय डिस्टेंस। अगर एट एनी पॉइंट अगर x, y का बात करो तो 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का अंडर रूट।
इस निगेटिव के कारण इतना पोटेंशियल, अगर उतना ही इस पॉजिटिव के कारण पोटेंशियल हो जाए, इस पॉजिटिव के कारण अगर पोटेंशियल हो जाए तो नेट पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। अगर इसका कोऑर्डिनेट दिया था 2,0, यहां का कोऑर्डिनेट x, y, तो दोनों के बीच डिस्टेंस कितना, तो निकाल सकते हो x2 माइनस x1 में x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। यहीं से x और y का रिलेशन निकालोगे तो बताएगा कि कैसा कैसा पॉइंट चूज करोगे जहां पे पोटेंशियल जीरो होगा। वही पूछ रहा है, रिलेट करके दिखाना है कि सर्किल बनेगा, उसका सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है। थोड़ा अरेंज करो, KQ वाला फैक्टर कैंसिल आउट होगा, दोनों को स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दो, दोनों को स्क्वायर करके अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो √3 नीचे आके इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3, रूट हटेगा, x² माइनस 4x प्लस 4 प्लस y², इधर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करोगे तो x² प्लस y²। थोड़ा ब्रैकेट तोड़ दो तो 3x² में x² कैंसिल आउट तो 2x², 3 माइनस 12x और प्लस 12 और 3y² में 1y² दैट इज 2y² इज इक्वल टू 0। जहां से अगर थोड़ा सा और इसको अगर अरेंज करो तो 2 वाला फैक्टर हटता हुआ नजर आ रहा है, विच x² माइनस 6x प्लस 6 आपका प्लस y² बराबर 0। एक सर्किल का इक्वेशन दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा अरेंज करके ये निकालना है कि इसका रेडियस कितना, सेंटर कितना, तो निकाल सकते हो थोड़ा सा। इसको अगर अरेंज करोगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए यहां पे 9 चाहिए, 6 है तो 3 ऐड करोगे, 3 सब्ट्रैक्ट करोगे, 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो उधर चला जाएगा, प्लस y² बराबर 3। जिसको थोड़ा सा नीचे लेके आओगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर बाय √3 का होल स्क्वायर प्लस y² बाय √3 का होल स्क्वायर, जहां पे आप रिलेट कर सकते हो ये उस सर्किल का रेडियस, आपका रेडियस बराबर √3, सेंटर x कोऑर्डिनेट, सेंटर x कोऑर्डिनेट 3 y कोऑर्डिनेट 0। वही तो बोला था कि रेडियस अगर r, सेंटर अगर b, 0, रेडियस r का वैल्यू पूछा था, अब b का वैल्यू पूछा था, तो b का वैल्यू 3, r का वैल्यू √3, वही दो ऑप्शन में था, b का वैल्यू, रेडियस का वैल्यू, तो अब चाहो तो निकाल सकते हो उस तरह से। चलो एक और क्वेश्चन है, ये भी IIT एडवांस का ही पूछा हुआ, सही तरीके से रिलेट करना है, आसानी से आप सोच सकते हो, रिलेट कर सकते हो। बोल रहा है कि अ पॉइंट चार्ज Q ऑफ मास M इज सस्पेंडेड वर्टिकली बाय अ स्ट्रिंग। कहीं किसी स्ट्रिंग से एक चार्ज, स्ट्रिंग का लेंथ L हैंग कर रहा है, तिरछा होने के बाद वहां पे बोल रहा है अ पॉइंट डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज नाउ ब्राउट टुवर्ड Q फ्रॉम इंफिनिटी। एक चार्ज स्ट्रिंग से हैंग कर रहा है, इंफिनिटी से लार्ज डिस्टेंस से एक डाइपोल को लेके आ रहा है, सो दैट चार्ज मूव्स अवे, डाइपोल को ला रहा है, यहां पे लाके रख रहा है, बोल रहा है कि उस रिपल्सन के कारण चार्ज दूर जा रहा है। द फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन दिखाया हुआ है, अब बोल रहा है इफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डाइपोल, mgh के टर्म में लिखना है, बोल रहा है कि डाइपोल को लाने में वर्क डन अगर mgh के टर्म में n इंटू अगर mgh हो रहा है, तो पूछ रहा है n का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू कितना होगा। और साथ में ब्रैकेट में नोट दिया है कि फॉर 3 कोप्लेनर फोर्सेज कीपिंग द पॉइंट इन इक्विलिब्रियम F by sin थीटा इज सेम फॉर ऑल फोर्सेज। जो लामीज थ्योरम पढ़े भी होगा, अगर पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम है तो F by sin थीटा हर सारे कंडीशन, मतलब तीनों फोर्स के लिए सेम होगा। अगर 3 फोर्स लग रहा होगा तो आपको पता है, वो तो कंडीशन एक्स्ट्रा दिया है, मतलब बोल रहा है कहीं इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम मतलब जहां पे नेट फोर्स 0 होगा, और डाइपोल को लाकर रखने के बाद ये फाइनली इक्विलिब्रियम में है। अब पूछ रहा है इस कंडीशन में इस चार्ज, इस डाइपोल को लाकर रखने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन तो एनर्जी में चेंज से निकल जाएगा, अगर एनर्जी का चेंज निकाल लोगे तो वर्क डन निकाल सकते हो। हाँ, एक कंडीशन दिया है कि इक्विलिब्रियम है, तो पहले थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा कि कहां इक्विलिब्रियम है, अब उसको फिर आंसर वर्क डन को, एनर्जी को mgh के टर्म में लिखना है। चलो एक करके रिलेट करते हैं।
बोल रहा था कि एक स्ट्रिंग से एक चार्ज पार्टिकल हैंग कर रहा है, लेकिन जब डायपोल इस जगह पे लाकर रख रहे थे, चार्ज कुछ इस तरह से इक्विलिब्रियम में आ रहा था। ये डायपोल के एक्सिस पे था। डायपोल के एक्सिस पे अगर ये चार्ज अगर इस तरह से इक्विलिब्रियम में है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। अगर सिर्फ यही फोर्स लगता तो और दूर जाता है। यहां पे mg लगने का भी बात। फाइनली ये कुछ एंगल से डिस्प्लेस करने का बात, कुछ होगा एंगल से डिस्प्लेस, और शायद ये हाइट h दिया था। आप देख सकते हो कि हाइट h दिया है, स्ट्रिंग का लेंथ l दिया है, और रिलेट हमको वही करना है कि इक्विलिब्रियम कहां पे है, और साथ में वर्क डन दैट इज एनर्जी को चेंज आपको mgh के टर्म में लिखना है। अगर यही अगर स्ट्रिंग यहां पे जाके इक्विलिब्रियम है, पहले इस पोजीशन पे था, दोनों का लेंथ सेम होने में ये एक तरह का आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, जिसमें अगर ये दोनों साइड सेम है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। कितना? तो तीनों एंगल का सम 180 होने में ये 90 माइनस अल्फा और ये 90 माइनस 90 माइनस अल्फा बाई 2 और 90 माइनस अल्फा बाई 2, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। अगर ये 90 माइनस अल्फा बाई 2 तो ये वाला अल्फा बाई 2, ये वाला तो 90 माइनस अल्फा बाई 2, जरूरत पड़े तो निकाल सकते। चार्ज के इक्विलिब्रियम का बात है तो एंगल भी जरूरत पड़ेगा। टोटल 180 में अगर ये 90 माइनस अल्फा बाई 2 तो ये 90 प्लस अल्फा बाई 2। अब देखते हैं थोड़ा सा, इतना सब होने के बाद चार्ज बोल रहा इक्विलिब्रियम में है। अगर इसके ऊपर एक और टेंशन लग रहा होगा, टेंशन को सोचोगे तो फालतू का एक और इक्वेशन, अगर सिर्फ इस दोनों का बात करो तो इक्विलिब्रियम में अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एफ वाई साइन थीटा हर एक फोर्स के लिए सेम होता है। तो फ्रॉम लामीज थ्योरम कि अगर QE को अगर एक साथ सोचो तो QE के सामने वाला मतलब बाकी दो फोर्स के बीच का एंगल 180 माइनस अल्फा, और mg को अगर सोचोगे तो mg बाई साइन थीटा में इसके सामने मतलब बाकी दो के बीच का एंगल 90 प्लस अल्फा बाई 2। ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन हुआ। इक्विलिब्रियम पे पूछ रहा है कि वर्क डन कितना होगा, तो पहले थोड़ा सा रिलेट कर लो। QE बाई साइन 180 माइनस अल्फा दैट इज साइन अल्फा। इधर अगर रिलेट करोगे तो कॉस अल्फा बाई 2। जहां पे अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा कि दोनों तरफ अल्फा है तो थोड़ा अरेंज करके लिख सकते हो 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब जरूरत पड़ने पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखो तो 2mg इंटू साइन अल्फा बाई 2 लिख सकते। ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन हुआ कि अगर फाइनली उस डाइपोल के फील्ड में अगर वो चार्ज जो स्ट्रिंग से अटैच कुछ एंगल पे इक्विलिब्रियम है तो किस कंडीशन पे इक्विलिब्रियम होगा, ये कंडीशन निकला। लेकिन ये नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है कि इस प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा, डाइपोल को लाकर रखने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकाल सकते हो, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। जितना इस सिस्टम का पोटेंशियल जी बढ़ रहा होगा वही इस डाइपोल को लाकर रखने में काम करना पड़ेगा। इंक्रीज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, सिर्फ डाइपोल को लाकर रखने का बात किया है। इनिशियली इंफिनिटी पे था, इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है 0, मतलब फाइनली इस सिस्टम को लाकर रखने में अगर जितना एनर्जी का चेंज हो रहा है अगर वो निकाल ले उतना ही वर्क डन आएगा। डाइपोल को लाने में ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, अगर मास अगर m है तो वर्क डन में mgh उसका इंक्रीज इन पोटेंशियल में भी जाएगा। ये ऊपर जा रहा है, साथ साथ ये दूर भी जा रहा है इसके फील्ड में, या तो इसके फील्ड के कारण इस पे एनर्जी निकाल लो या इसके फील्ड के कारण इस पे निकाल लो। पढ़े होगे कि अगर किसी चार्ज को अगर किसी दूसरे के फील्ड में रखते हैं तो एनर्जी होता है Q इंटू वी। जहां पे डाइपोल के एक्सिस पे रखा है तो डाइपोल के एक्सिस पे कितना पोटेंशियल, तो पढ़े होगे डाइपोल के एक्सिस पे पोटेंशियल होता है मैक्सिमम Kp बाई आर स्क्वायर। हाँ याद करो, आंसर जो पूछा था उसको mgh के टर्म, मतलब करना क्या पड़ेगा कि यहां तो mgh आ रहा है, इसको भी हटा के mgh के टर्म में लाना पड़ेगा। mgh मतलब mg आना चाहिए, mg तब आएगा जब QE Q और फील्ड को हटा के उसके टर्म में, यहां पे QP है तो इसको फील्ड के टर्म में लिखना पड़ेगा। अगर इसको ऐसा करें कि अगर हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें
और आर से डिवाइड कर दें इस तरह से, तो रिजल्ट वही होगा। और ये बेसिकली ये पोटेंशियल था जिसको अगर लिखोगे तो डायपोल के एक्सिस पे फिल्केटर में बात कर रहा है E इंटू आर बाई टू, मतलब एम जी एच प्लस आर बाई टू अगर बाहर करोगे तो क्यूई, जहां पे क्यूई को हटा के एम जी के टर्म में लिखे थे तो आ रहा था 2mg साइन अल्फा बाई टू, जहां से एम जी एच प्लस दो वाला फैक्टर हट जाएगा और जो बचेगा एम जी आर साइन अल्फा बाई टू, आर नहीं, आर मतलब दोनों के बीच सेपरेशन था, आर को हटा के एच के टर्म में लिखना है। अगर गौर से देखो तो यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने हाइपोटेनस आर, ये आर कॉस अल्फा बाई टू, ये आर साइन अल्फा बाई टू, इसको हटा के एच लिख सकते, उसको हटा के एच लिखने का मतलब ये भी एमजीएच ये भी एमजीएच, टोटल 2mgh। यही लगता है पूछ रहा था कि वॉकडन को अगर n mgh के टर्म में लिखे तो उस n का वैल्यू कितना, अगर थोड़ा भी अगर फॉर्मूला ही ज्यादा कुछ तो है नहीं, एनर्जी लिखने आना चाहिए, प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए, रिलेट आप आसानी से कर सकते हो अलग अलग कंडीशन में। चलो एक और क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन दो बार तो जेईटी एडवांस में पूछा है, जेईई में भी पूछा था इसमें। ये इस तरह से कंसेप्ट देखो थोड़ा सा, बोल रहा है टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम मास एंड चार्ज सस्पेंडेड इन एयर फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। दो छोटा छोटा स्फीयर है और स्ट्रिंग से हैंग कर रहा है और दोनों पे मास है, दोनों पे चार्ज है और इक्विलिब्रियम पे दोनों के बीच कुछ एंगल बन रहा है। A sphere is now emerge in a liquid और एंगल रिमेन्स कांस्टेंट। याद करो इस तरह से पढ़े होगे कि दो चार्ज को स्ट्रिंग से हैंग कर रहे हैं, पहले एयर में इक्विलिब्रियम में रख था, फाइनली किसी लिक्विड में डालकर रख रहे हैं तो भी इक्विलिब्रियम है। अब बोल रहा है कि एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग रिमेन्स सेम आफ्टर द इमर्जन। आप रिलेट कर सकते हो, ऐसा वाला आप किए होगे कि एक बार एयर में रखने का बात किया, दूसरी बार इसी सिस्टम को बोल रहा है एयर के बजाय किसी लिक्विड में डाल दे रहे, और इतना सब होने के बाद दोनों के बीच एंगल चेंज नहीं कर रहे। टोटल एंगल अल्फा था, इसमें भी अल्फा है, जहां से रिलेट करो तो चार चार्ज का रिपल्सन एक दूसरे से दूर लेके जा रहा होगा, mg वाला इसको नजदीक लाने में फाइनली अगर इक्विलिब्रियम में है कुछ एंगल बन रहा होगा जो कि रिलेट करके टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट टी कॉस थीटा वर्टिकल कंपोनेंट विल बैलेंस mg, टी साइन थीटा विल बैलेंस टी साइन थीटा विल बैलेंस चार्ज का फोर्स विच के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। या सीधा सीधा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी लिखते हैं, जरूरत पड़ेगा तो बेल बैठाएंगे। जहां से दोनों को डिवाइड करो तो tan थीटा बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाई mg। एयर में था तब इक्विलिब्रियम का कंडीशन था, बोल रहा है एयर के बजाय अगर इसको किसी लिक्विड में डाल रहे हैं तब भी इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन वही रह रहा है। एयर के बजाय अगर इसको किसी लिक्विड में डालेंगे तो क्या चेंज करेगा, तो पढ़े होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के टाइम्स उस मीडियम को जो जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उतना टाइम्स घट जाता है। और पढ़े हो कि mg के बजाय अगर किसी लिक्विड में डालोगे तो एक बायोंसी फोर्स लग जाने के कारण, एक्स्ट्रा में लगने के कारण mg नीचे बायोंसी ऊपर दिखा सकते हो या mg माइनस बायोंसी दिखा सकते हो। इतना सब होने के बाद अगर एंगल सेम है फिर से इक्वेशन लिखोगे तो सेम तरीके से t cos थीटा विल बैलेंस mg माइनस बायोंसी। यहां से निकालोगे तो tan थीटा fe की जगह पे fe डैश, mg की जगह पे mg माइनस बायोंसी। दोनों कंडीशन में एंगल सेम है, मतलब बोल सकते हो fe बाई mg, fe डैश बाई mg माइनस बायोंसी। जहां पे fe डैश में आप पढ़े होगे कि फोर्स k टाइम्स घटता है। अब बायोंसी को अगर हटा के लिखोगे फॉर कंप्लीटली इमर्ज बॉडी, अगर किसी बॉडी को अगर किसी लिक्विड में डालते हो तो बायोंसी फोर्स mg इंटू लिक्विड का डेंसिटी बाई बॉडी का डेंसिटी है। जहां से दोनों तरफ से mg हट जाएगा, fe वाला फोर्स हट जाएगा, तब जो बचेगा यहां पे 1 बाई क्या आ रहा है, इसको ऊपर लेके आओगे तो 1 माइनस लिक्विड का डेंसिटी बाई बॉडी का डेंसिटी बराबर 1 बाई क्या। ये कंडीशन हुआ। इसमें कुछ ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या पूछा है।
बोल रहा है फोर्स बिटवीन स्फीयर रिमेन्स अनचेंज, तो नहीं, फोर्स घटेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स रिड्यूसेस, तो सही बात है। टेंशन इन द स्ट्रिंग रिमेन्स अनचेंज, तो नहीं, पहले सिर्फ mg और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करना पड़ रहा था, अभी फोर्स mg वाला बायोंसी के कारण चेंज हो गया और साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी चेंज हुआ, तो इक्विलिब्रियम में टेंशन भी चेंज करेगा। रिमेन्स अनचेंज तो गलत है। एक और क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा है तो स्फीयर का डेंसिटी बताओ, कब, कुछ डाटा दिया था, लिक्विड का डेंसिटी दे दिया और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया। लिक्विड का डेंसिटी दिया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है, और उस बॉडी का डेंसिटी पूछ रहा है, डेंसिटी ऑफ स्फीयर हम लोग निकाले हुए थे। बॉडी का डेंसिटी पूछ रहा है, थोड़ा सा अरेंज कर सकते हो, इसको उधर लेके जाओगे तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाई डेंसिटी ऑफ बॉडी, ये उधर जाएगा, उधर में 1 - 1/k में k - 1/k आपसे पूछा जा रहा है कि बॉडी का डेंसिटी फाइनली कितना होगा, तो निकाल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। बॉडी का डेंसिटी आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में k इंटू के बाई एन इंटू लिक्विड का डेंसिटी। k का वैल्यू 21 दिया था, ये 20 आएगा। लिक्विड का डेंसिटी शायद, लिक्विड का डेंसिटी 800 दिया था, लिक्विड का डेंसिटी 800 में ये 40 आएगा, ये 840 आएगा। और वही तरह से पूछा जा रहा था, वही तरह से पूछा जा रहा था कि डेंसिटी ऑफ स्फीयर मटेरियल का कितना होगा, तो 840 kg पर मीटर का, मतलब ये भी सही आंसर है। तो आप सही तरीके से अगर थोड़ा भी अगर करोगे तो आसानी से आप रीड कर सकते हो। तो इस लेक्चर में इतना ही हम लोग बात कर पाएंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आके हम लोग थोड़ा सा कोशिश करो, बहुत आसानी से इस चैप्टर में स्कोर कर सकते हो। चलो बाय।